फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार, इसके तहत अगला जो है वह स्वतंत्रता का अधिकार, राइट्स टू फ्रीडम, जो अनुच्छेद 19 से 22 तक इसकी चर्चा है। जो अनुच्छेद 19 है, अनुच्छेद 19 क्या कहता है? वाक की स्वतंत्रता यानी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यह दोनों अनुच्छेद 19 के तहत है। पहले इसमें स्वतंत्रताएं कितनी थी? 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी थी जो प्रारंभ में था। वर्तमान में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। तो 19 का खंड 1, इसका उपखंड का, इसमें क्या कहा गया? बोलने का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार, किसी भी व्यक्ति को बोलने की स्वतंत्रता है और अपने जो बयान है या अपनी जो भावनाएं हैं उनको व्यक्त करने का अधिकार इसके तहत दिया गया है। और उपखंड खा, इसमें क्या कहा गया? हथियार रहित सम्मेलन की स्वतंत्रता। इसका मतलब है हम किसी सार्वजनिक स्थल पर हथियारों के बिना निरायुध होके सम्मेलन कर सकते हैं। और उपखंड गा क्या कहता है कि समूह या संघ बनाने की स्वतंत्रता, जैसे मजदूर यूनियन होगा, छात्र संघ हो गया, इन सब की स्वतंत्रता किसके तहत दी जाती है? समूह या संघ बनाने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के उपखंड गा के तहत दी जाती है। छात्र नेता ये सब इसी के तहत संघ बनाने की स्वतंत्रता के अधिकार को लेकर संघ बनाते हैं। और इसमें एक 97वां संविधान संशोधन जो 2011 में किया गया था, इसके तहत इसमें जो सहकारी संघ की स्थापना है, स्थापना को मौलिक अधिकार में रखा गया था, यानी फंडामेंटल राइट्स में रखा गया था। जो सहकारी संघ होंगे इनको समूह या संघ बनाने की स्वतंत्रता में रखा जाएगा। कब हुआ इसका संशोधन? 97वां संविधान संशोधन जो 2011 में हुआ, उसके तहत रखा गया। जो सहकारी संघ होंगे उनकी स्थापना की जाएगी। जो अगला खंड है अंगा, वो कहता है वो कहता है भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता होगी। इसका मतलब यह है कि भारत का व्यक्ति अबाध रूप से संपूर्ण भारत में संचरण कर सकता है, कहीं भी आ जा सकता है। और अगला जो खंड है वह कहता है भारत में कहीं भी बस जाने की भी स्वतंत्रता होगी। उस व्यक्ति को भारत के किसी भी कोने में रहने की स्वतंत्रता होगी। वह चाहे तो दिल्ली में रह सकता है, वह चाहे तो तमिलनाडु में रह सकता है, उसको कहीं भी बस जाने की स्वतंत्रता होगी। और अगला जो है वह कहता है अपनी मर्जी का व्यवसाय चुनने का अधिकार होगा। यानी कोई भी व्यक्ति है तो उसे अपनी मर्जी का व्यवसाय चुनने का अधिकार होगा। अब इसमें ये नहीं कहा जा रहा है कि आप जो निषेधित कार्य हैं उनको करेंगे, इल्लीगल कार्य को करेंगे, या जो नशीले पदार्थ ये हो गए उनको आप बेचेंगे, उनके लिए मनाही है। जो लीगल काम है उन्हीं को कर सकते हैं, अपनी मर्जी का व्यवसाय उनमें से चुन सकते हैं। इसमें एक है बोलने की स्वतंत्रता के अंतर्गत मौन रहने की भी स्वतंत्रता शामिल है। इसमें जो उपखंड का है इसमें ये भी है कि जो बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार है उसमें ये भी है कि हम मौन भी रह सकते हैं, इसका भी अधिकार हमें है। और प्रारंभ में बोलने की स्वतंत्रता
है जो उसके तहत प्रेस की स्वतंत्रता को नहीं रखा गया था। फिर एक वाद आता है इंडियन एक्सप्रेस वर्सेस भारत संघ। इस वाद में यह कहा जाता है कि जो बोलने की स्वतंत्रता है उसी के तहत प्रेस की स्वतंत्रता को रखा जाएगा। और जो ये अनुच्छेद 19 है इसकी एक विशेषता क्या है? विशेषता यह है कि यह केवल भारतीयों को प्राप्त है। किसको प्राप्त है? केवल भारतीय व्यक्ति को प्राप्त है। और फिर इसके बाद है अनुच्छेद 19 खंड 2। यह किस पे निर्बाधित है? युक्ति। इसके बाद के जो खंड है वो युक्त युक्त निर्बंधन लगाते हैं। कौन? एक के खंड का या खा गा से। तो इसको आप ऐसे कर लिख भी सकते हैं, जो अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत आर्टिकल 19(1) पर युक्त निर्बंधन लगाता है। इसका मतलब यह है कि जो अनुच्छेद 2 है वह अनुच्छेद 1 के तहत जो सभी उपखंड हैं उनमें एक एक करके निर्बंधन लगाता है, क्योंकि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सीमित ही प्राप्त है, असीमित प्राप्त नहीं है। इसीलिए अनुच्छेद 19 का खंड 2 जो है उसके अंतर्गत आर्टिकल 19 के 1 पर युक्त निर्बंधन लगाया। अनुच्छेद 20 क्या कहता है? अपराध के संबंध में संरक्षण। 20 खंड 1 किसी व्यक्ति को अपराधी तब तक नहीं बनाया जाएगा जब तक उसके द्वारा किया गया कार्य अपराध की श्रेणी में न आता हो, तथा उस अपराध के लिए उसे उतना ही दंड दिया जाएगा जितना उस समय अपराध के समय प्रस्तावित था। हम किसी भी व्यक्ति को अपराधी नहीं मानेंगे। कब तक? जब तक उसके द्वारा किया गया कार्य अपराध की श्रेणी में ना आता हो। और अगर वह अपराधी है, आइए इसको एक उदाहरण के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसने एक अपराध किया, और जब अपराध किया उसने, तब उसमें दंड का, उस समय दंड का प्रावधान 1 माह था, 1 महीने था। फिर उसका केस कुछ दिन चला और कुछ दिन बीत गए। तब उस बीच में एक संशोधन हुआ कि उसी अपराध के लिए जो उसने किया है उसके लिए अब 1 माह की सजा नहीं 3 माह की होगी। तो अब उसका निर्णय कुछ समय बाद आया, जब 3 माह की सजा हो गई तो उसको 3 माह की सजा नहीं मिलेगी, इसको उतनी ही सजा मिलेगी जितनी पहले थी जब उसने अपराध किया था, यानी 1 माह की। इसको कहते हैं कार्योत्तर विधियों से संरक्षण। इसका एक नाम और भी है, कार्योत्तर विधि से संरक्षण। और 20 खंड 2 क्या कहता है? किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए केवल एक ही बार दंडित किया जाएगा, यानी दोहरे दंड से संरक्षण दिया गया है खंड 19 के 2 के तहत। यानी किसी भी व्यक्ति को एक दंड के लिए केवल एक ही बार सजा मिलेगी, दूसरी बार नहीं दी जाएगी। 20 खंड 3 कहता है किसी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 21, इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता
किसी व्यक्ति को उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता या जीवन के अधिकार को केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से वंचित किया जा सकता है। वंचित तो किया जा सकता है, लेकिन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से, यानी जब संसद कानून बना देगी तब हम किसी व्यक्ति को उसकी जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है तभी उसको उससे वंचित किया कर सकते हैं। तो यानी संसद के पास इसकी शक्ति है, संसद को शक्ति दी गई है। इसके अंतर्गत क्या क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के विदेश जाने का अधिकार, इसको कब रखा गया? इसको मेनका गांधी बनाम भारतीय संघ कब आया था? जो 1978 में आया। इसके बाद विदेश जाने का अधिकार जो है वह प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत रखा गया है। और क्या है? निजता का अधिकार, फिर एकांतता का अधिकार, स्वच्छ वायु एवं जल का अधिकार, यह भी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में रखा गया। जो चिकित्सा सहायता पाने का अधिकार है, इसे कब रखा गया? इसे रखा गया कौन से? परमानंद कटारा बनाम भारतीय संघ। यह कब आया था? यह आया था 1989 में। इसके बाद चिकित्सा सहायता पाने का जो अधिकार है उसे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत रखा गया। एक केस आता है ज्ञान कौर बनाम पंजाब सरकार, पंजाब राज्य। इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा जाता है इसके तहत कि जो जीवन जीने का अधिकार है इसमें मरने का अधिकार शामिल नहीं है। जीवन जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है उसके तहत जीवन जीने का भी अधिकार दिया गया। तो जीवन जीने का जो अधिकार है उसमें मरने का अधिकार को शामिल नहीं किया गया है। शामिल क्यों नहीं किया गया? क्योंकि जो ज्ञान कौर वर्सेस पंजाब राज्य केस आता है इसमें यह शामिल कर जो कब आता है? यह आता है 1996 में। इस केस के बाद यह कहा जाता है कि जो जीवन जीने का अधिकार है उसमें मरने का अधिकार शामिल नहीं है। एक संविधान संशोधन किया जाता है, 86वां संविधान संशोधन 2002। इसमें क्या क्या किया जाता है? इसके तहत अनुच्छेद 45 में एक संशोधन किया जाता है और अनुच्छेद 21 का को जोड़ा जाता है और जो 11वां मूल कर्तव्य है उसको जोड़ा जाता है। और क्या कहा जाता है? अनुच्छेद 35 में कहा जाता है जो 0 से 6 आयु के बच्चे होंगे उनके पोषण एवं शिक्षा की जिम्मेदारी जो है वह राज्य की होगी। जिम्मेदारी किसकी होगी? राज्य की होगी। और अनुच्छेद 21 का में क्या कहा जाता है? अनुच्छेद 21 का में कहा जाता है जो 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चे होंगे
आयु या वर्ष के बच्चे होंगे उनको जो निःशुल्क शिक्षा है, निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करना उनका है मूल अधिकार होगा, मूल अधिकार होगा। और जो 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया उसमें क्या कहा गया, उसमें कहा गया जो 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चे होंगे, बच्चों को जो उनके अभिभावक होंगे, अभिभावकों द्वारा उचित शिक्षा का माहौल दिया जाएगा, उनके द्वारा, अभिभावकों के द्वारा उचित शिक्षा का माहौल दिया जाए। इसका का मतलब यह है कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, अभिभावकों का यह दायित्व बनता है कि उनको उचित जो शिक्षा है उसका माहौल दें। और जो अनुच्छेद 21 का में कहा गया कि जो 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कराना उनका मूल अधिकार हो गया है। अब जो 45 में कहा गया और 0 से 6 वर्ष आयु के बच्चे को पोषण एवं शिक्षा की जिम्मेदारी राज्य की होगी। पहले जो ये था ना वो 45 के तहत किया गया था, जो 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों को जो निःशुल्क शिक्षा का अधिकार रखा गया था उसको 45 में रखा गया, लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा उसमें इसको अलग कर दिया गया और अनुच्छेद 21 का में मूल अधिकार में रख दिया गया। और जो 0 से 6 वर्ष के बच्चे होंगे उनको पोषण एवं शिक्षा का जो जिम्मेदारी होगी वो डीपीएसपी के तहत। अनुच्छेद 22 क्या कहता है, गिरफ्तारी से संरक्षण देता है। जो अनुच्छेद 22 है वह गिरफ्तारी के संबंध में हमको कुछ संरक्षण देता है। 22 खंड 1 कहता है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण बताया जाए और उसके मन पसंदीदा अधिवक्ता से विचार विमर्श करने का भी अधिकार दिया जाए। अगर कोई किसी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करती है तो उसे गिरफ्तारी का तत्काल कारण बताना होगा कि हम उसे क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं। और 22 खंड 2 क्या कहता है, उसे 24 घंटे के अंदर न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाए। 22(2) कहता है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर निकटतम न्यायालय या मजिस्ट्रेट के समक्ष उसको पेश किया जाए। लेकिन इसमें जो यात्रा का समय जो 24 घंटे हैं उसमें यात्रा का समय शामिल नहीं होगा, शामिल नहीं है। और 22 खंड 3 कहता है निवारक नजरबंदी के तहत गिरफ्तार व्यक्ति एवं शत्रु अन्नादेशी को 22 के जो खंड 2 हैं 1 और 2 उनका लाभ नहीं दिया जाएगा। यानी इसका कहने का मतलब है यदि कोई आतंकवादी है या अन्य देश का है तो उनको इसका लाभ नहीं दिया जाएगा। यानी कि वो आतंकवादी है उसको गिरफ्तार करें तो उसको हम पहले उसका कारण बताएंगे फिर उसको अधिवक्ता से मिलाएंगे, नहीं, कुछ नहीं किया जाए, उसे डायरेक्ट अरेस्ट कर लिया जाएगा और न्यायालय में कि ये नहीं कि उसे 24 घंटे में भी न्यायालय भेजा जाएगा, ये भी नहीं किया जाएगा। कौन होगा, निवारक नजरबंदी, मतलब यदि कोई आतंकवादी होगा तो उसे या अन्य देश का होगा तो उनको इसका लाभ नहीं दिया जाए, लाभ नहीं मिलेगा।